बैती साहब, हम सबको निर्मल आनंद की अनुभूति करवाएं प्लीज। आशीष जी, मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं गौरांग सर से ही बोलूंगा कि हमें थोड़ा सा और ना गाइड करें। ना, उनका काम है आपका लिखा हुआ पेपर जांचने का। आप उन्हीं से चीटिंग करवा रहे हो यार। जी, मैं अगर बोलना ही रहा तो इतना बोलूंगा कि मेरे डैड का नाम निर्मल है और वो जब भी गुस्सा होते हैं तो आनंद नहीं आता है। बैठ गया ये सेंटेंस। अच्छा चलिए, इस बीच हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। भाई, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा करने का वक्त है। और प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करिए, जो आज चर्चा में निकल का है, अंबानी जी के साथ जो चर्चा हुई थी उसमें बिजनेस रिलेटेड चर्चा और उसमें एनर्जी वर्टिकल रिलेटेड, तो एक बार उसका जिस्ट भी सुनाने की कोशिश करूंगा इसी शो में। लेकिन पहले हर्षदा, खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट तो लगातार बना हुआ पेटीएम का काउंटर, क्या अपडेट्स हैं यहाँ पे? जी हाँ, आज फिर से सुई वहीं से शुरू होगी। तो बेसिकली अपडेट ये है कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो अपने बोर्ड को पूरी तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो विजय शेखर शर्मा, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बेसिकली 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम अपने नॉमिनी को बोर्ड से विड्रॉ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी अब कामकाज होगा ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ही दरअसल हैंडल करने वाला है पेमेंट बैंक का। अब नए बोर्ड में कुछ पूर्व बैंकर शामिल हैं, कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। उनके जिम्मे होगा कि अब इस पर्टिकुलर एंटिटी में कैसे और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, एक्सेट्रा। बेसिकली विजय शेखर शर्मा का इस बोर्ड से रिजाइन करना ये शायद एक सिग्नल है कि वो अपनी दूरी बनाना चाहते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से, और शायद आगे चलकर अपना कंट्रोलिंग स्टेक भी वहां पर थोड़ा सा कम करना चाहेंगे या फिर उसे ऑफलोड करना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 51% तक की हिस्सेदारी पेटीएम पेमेंट बैंक में अभी भी विजय शेखर शर्मा की है, तो उस पर एक्शन आना बाकी है। फिलहाल इन्होंने उस पर्टिकुलर पेमेंट बैंक के बोर्ड से रिजाइन किया है। अब बेसिकली ये जो नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो कंप्लायंस इश्यूज को फोकस में रखेगा। वो ये फोकस में रखेगा कि साथ जो आरबीआई ने तमाम मुद्दे उठाए हैं उससे कैसे कंप्लाई किया जाए और कैसे वहां पर रेजोल्यूशन अपना लाया जाए, और कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पेरेंट एंटिटी है या फिर जो 197 कम्युनिकेशंस है या फिर जो पेटीएम है उससे कैसे बिजनेस ऑपरेशंस को एकदम अलग और एकदम दूर रखा जाए। यही प्राथमिकता रहेगी उस पर्टिकुलर बोर्ड की। चर्चा में आया था, लग तो ऐसा रहा है कि विजय शेखर शर्मा साहब की कोशिश है कि रेगुलेटर्स की बुक्स में थोड़ा सा बेहतर रहें, ये इंडिकेट करें कि भाई मैं अपना कंट्रोल गिव अप करने के लिए तैयार हूँ, नॉट शेयर होल्डिंग वाइज, एटलीस्ट बोर्ड की सीट से इस्तीफा दे के। टेक्निकली कुछ है नहीं, सर्किट टू सर्किट मूव कर ही चला जा रहा है ये स्टॉक, तो इसमें टेक्निकली पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन गौरांग सर, लोअर लेवल्स पे से एक्यूमुलेशन अब हो रहा है, स्ट्रीट का थोड़ी सी हिम्मत बढ़ रही है। इश्यूज जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक रिलेटेड है। पेटीएम जिन प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है शायद उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, वो बॉक्स, वो स्कैन वगैरह सब होता रहेगा। क्या करें इसमें? आप लोग एंट्री पाने के मौके ढूंढ रहे हो, वैल्यू नजर आती है, या फिर इस अनसर्टेनिटी के बीच में आप लोग दूर ही हो इस समय 197 कम्युनिकेशन से? खरीदारी की राय थी। फिर ये जो मसला हुआ उसके पहले हमने स्टॉक को रिव्यू में डाला था, क्योंकि हमारे जो लक्ष्यांक थे ऊपर की तरफ वो आ चुके थे। रिव्यू के दौरान ही ये मामला उभर करके सामने आया और उसके पश्चात हमने पेटीएम पर रिड्यूस यानी कि कम करने की या फिर बिकवाली की राय दी है। स्पष्टीकरण को लेकर के अब तक जो आया है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी हमें नहीं लग रहा है कि उतावलापन करके यहाँ पर किसी प्रकार की खरीदारी करनी चाहिए। तो अगर आपके पास है, ये सर्किट पे सर्किट जा रहा है, ऊपर की तरफ अगर आपको मुनाफा मिलता है, निकलने का मौका मिलता है, तो मुनाफा बांधने की या कम करने की राय। इसमें जैसे मैं कह भी रहा था बिग स्टॉक्स में भी, इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको एक व्यू लेना होगा, वन वे और द अदर, कि या तो मैं रैली पर निकलूंगा या मैं इसको लीप ऑफ फेथ लेके बाय करूंगा। इसमें बस यही दो चीज़ें। इसमें या तो आप जीरो होंगे या फिर आप हीरो होंगे। बीच का मामला नहीं है, मतलब ये वो वाला मामला नहीं है इसकी इधर और मैं लेके देखता हूँ पता चल जाएगा। पर ये डेवलपमेंट कल वाला पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है डेवलपमेंट, जो कुछ हद तक मार्केट प्राइसिंग करने की भी कोशिश कर रहा है कि डेवलपमेंट पॉजिटिव है, एक अपने आप को डिरिस्क करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बार बार मैं जो एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक, और आगे का मुझे पता नहीं है, देखिए किसी को नहीं पता होता, अभी तक जो भी एक्शन है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अगेंस्ट है, पेटीएम के अगेंस्ट नहीं है।
वो जो लिस्टेड 197 कम्युनिकेशन है उसके अगेंस्ट नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, इस चीज़ को समझ के काम करें। बिल्कुल ठीक। चलिए रडार पे फिर आज पेटीएम का काउंटर, एक और स्टॉक। कल शाम को अपडेट आया आंध्रा सीमेंट से रिलेटेड। अब आंध्रा सीमेंट में तो खैर आज एकदम से दबाव बनेगा, उसको छोड़ देता हूं। सतपुते साहब एक काम करिएगा, सागर सीमेंट्स का स्टॉक आप रेडी रखिएगा। हर्षदा क्या अपडेट्स हमारे पास? बेसिकली आंध्रा सीमेंट में दबाव इसीलिए रहेगा क्योंकि जो प्रोमोटर सागर सीमेंट है वो दरअसल इस कंपनी में करीब 5% हिस्सा बेचने वाले हैं। एक ओएफएस लॉन्च हुआ है, आज नॉन रिटेल पार्टिसिपेट करेंगे, कल यानी कि 28 फरवरी को रिटेल पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा। लगभग 90 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये ऑफर फॉर सेल है, वो अपना स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए वो आंध्र सीमेंट के स्टॉक में थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई देगा क्योंकि एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर दरअसल ये सौदा होने के आसार हैं। ओएफएस आज खुलेगा, आज नॉन रिटेल, कल रिटेल की बारी। तो आज मेजरली देखना होगा किस तरह का रुझान बनता है, पर ये 5% का ओएफएस है। सागर सीमेंट का स्टेक है 95% आंध्रा सीमेंट्स में, तो ये ओवरहैंग तो कंटिन्यू करना है। सागर सीमेंट्स वैसे सतपुते साहब चार्ट्स पे कैसा ठंडा पड़ा, दबाव बनता ही चला गया था पिछले कुछ समय में, अब कैसा लग रहा है स्टॉक? आशीष जी देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जो दबाव था ऊपरी लेवल से अगर हम देखें 305-300 के लेवल से ये करेक्ट हुआ अपने 200 डीएमए तक, जो करीबन 240 के आसपास का है। 243 का कल क्लोज है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो करेक्शन है इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट ऑफ 200 डीएमए। तो आज के लिए 240 का स्तर वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 240 का लेवल, क्योंकि देखिए ट्रेंड जो है ये वीक है, लेकिन 240 का लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे दबाव और होगा। इन दैट केस प्रोबेबली 210 तक का फॉल यहाँ पे अनफोल्ड होगा। लेकिन चार्टिकली दो चीजें देखनी पड़ती है कि वेदर द काउंटर इज ओवरसोल्ड, सो टेक्निकली काउंटर इज कंप्लीटली ओवरसोल्ड, सो सेल करना है तो 240 के नीचे ही होगा। अदरवाइज काउंटर जो है इस लेवल के आसपास खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा और 240 से लेके 270 इस रेंज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो जो भी कॉल लेना है वो 240 के टूटने के बाद ही लेंगे। ओके, देखते हैं भाई, आज का सेशन फिर वॉच आउट करने की जरूरत होगी सागर सीमेंट्स के लिए। आंध्रा सीमेंट तो शायद दबाव में आता है, आएगा, देखते हैं कहां सेटल होता है वो काउंटर, क्योंकि कल की क्लोज से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे वो फ्लोर प्राइस तय करी गई है उसकी। सीएमएस इंफो सिस्टम्स आवाज की एक्सक्लूसिव है, यहां पे एक लार्ज ट्रेड की तैयारी। जी हाँ आशीष, यहाँ पर दरअसल असाइन इन्वेस्टमेंट है जो करीब 1500 करोड़ तक का हिस्सा अपना बेचते हुए दिखाई देंगे। लगभग 26.7% है स्टेक इनका और वो ऑफलोड करने की तैयारी है। आज 360 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप कंपेयर करेंगे करीब 9% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आज सीएमएस इन्फो पर नजरें होनी चाहिए। और ये पूरा ये प्रमोटर का स्टेक जो है पूरा बिक रहा है। मेरे ख्याल 26-27% प्रमोटर्स का लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न बताती है स्टेक है। तो अगर आज इस तरह का लास्ट ट्रेड होने की तैयारी हो रही है तो प्रमोटर्स पूरी तरह से एग्जिट कर रहे होंगे। अभी बातचीत कर ली क्योंकि 845 से वो ब्लॉक डील की विंडो खुलेगी। अब देखते हैं किस विंडो में कैसा ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद टेक्निकली रुझान जानूंगा, लेकिन अभी पूछना गलत हो जाएगा। लेकिन गौरांग सर, आमतौर अगर प्रमोटर्स पूरा स्टेक बेचना चाहते हैं, इसका मतलब कोई स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर से बाहर बातचीत हुई नहीं, इसलिए खुले बाजार में बेचने आ रहे हैं। इससे कुछ डिमांड का आइडिया लग जाता है क्या? हो सकता है, लेकिन आशीष इस पर खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकता क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल खबरों को लेकर के थोड़ी बहुत हरकत में आ सकता है, किस स्तर पर, क्या मूल्यांकन पर और कितनी मात्रा में ये डील होती है। ओके, सीएमएस इन्फो सिस्टम, चलिए इंतजार रहेगा। ये आवाज एक्सक्लूसिव है, लास्ट रेट अगर पैन आउट होते हैं, स्क्रीन पे होते हैं तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट से बातचीत भी कर ली जाएगी। अब आइए सरकारी बैंक कैनरा बैंक का मानस, आप प्लीज चार्ट रेडी रखिएगा। हजदा क्या अपडेट, कल वो बोर्ड मीट का आउटकम आया होगा? जी हाँ, यहाँ पर शेयर विभाजन पर दरअसल अपडेट आ चुका है आशीष, जहाँ पर एक शेयर को 5 हिस्सों में दरअसल बांटने की तैयारी कंपनी कर रही है और इसी को लेकर दरअसल बोर्ड बैठक थी। कंपनी बेसिकली कह रही है कि अपने स्टॉक को और अट्रैक्टिव बनाना चाहती है रिटेल निवेशकों के लिए और लिक्विडिटी इंश्योर करना चाहती है, पर्याप्त होगी इस पर्टिकुलर एंटिटी में। तो ये फिलहाल एक अपडेट है। दूसरा, यूनियन बैंक, आपको याद होगा यहाँ पर वो QIP 20 से 23 तक खुला था, तो लगभग 3000 करोड़ रुपए कंपनी ने रेस कर लिया उस QIP से, ये भी अपडेट है। ओके, दोनों सरकारी बैंक दरअसल रडार पे। कैनरा बैंक
तगड़ा स्प्लिट अनाउंस हो गया। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला अब 2 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी। 1 का 5 कर रहे हैं। यूनियन बैंक सक्सेसफुली 3,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। इश्यू प्राइस 135 रुपए 65 पैसे, कल के क्लोज से 7.25% का डिस्काउंट। मानस दोनों रडार पे है क्या? कोई है क्या? कैनरा बैंक पहले तो उसकी बात, और यूनियन बैंक अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो भी मेंशन कर दीजिए आप। तो देखिए कैनरा बैंक की अगर बात करें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन जो जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 545 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरा समझना है कि कैनरा बैंक 625 रुपीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो कभी कोई गिरावट मिले तो 545 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और यूनियन बैंक के पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम है। कंसोलिडेशन है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 134 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ उम्मीद कर सकते हैं कि आप 170 रुपए तक के भाव आपको यूनियन बैंक में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, लार्सन टूब्रो पे एक प्रिफर्ड पिक आया था, रचना जी का हैवी वेट। और टीसीएस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है यूबीएस की। यूबीएस ने न्यूट्रल से बाय की कैटेगरी में रख दिया है। इनका पहले लक्ष्य था 4,000, एग्जैक्टली वहीं पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है 4,000। और अब जो नए लक्ष्य लेकर आए वो कह रहे हैं 4,700 पे जाने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए न्यूट्रल से हम बाय क्रेको की तरफ मूव कर रहे हैं। यूबीएस दरअसल, भाई साहब टीसीएस का चार्ट रेडी रखिएगा। यूबीएस क्यों बुलिश हो रहा है, क्यों अपग्रेड कर दिया टीसीएस को? वो कह रहे हैं भाई साहब ये अपने तमाम पीयर्स से ज्यादा बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करेगा ऐसा लगता है। 100 से 150 बेसिस पॉइंट उनसे बेहतर परफॉर्म करेगा। प्लस ये जो FY25 सामने खड़ा है उसमें मार्जिन्स में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये जो पीयर से बेहतर परफॉर्म करेगा ये स्ट्रीट डिस्काउंट नहीं कर रही है समय भाव में, और इसीलिए यूबीएस मानता है कि शायद इसमें अभी भी खरीदारी करने के बेहतरीन मौके। 50 पे भैती साहब कैसा प्लेस्ड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज? जी आशीष चार्ट्स पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। इनफैक्ट सारे लार्ज कैप आईटीज का स्ट्रक्चर सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है, और जो गिरावट आ रही है 20 डेमा के पास में आकर कंसोलिडेशन बन रहा है और एक बाइंग जोन बन रहा है। तो ये अभी जो रिसेंट गिरावट आई है हमें लग रहा है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और खरीदारी करने की सलाह रहेगी हमारी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 3960 3960 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें वापस 4100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली भी पसंद आ रहा है, फंडामेंटल से यूबीएस ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दी और क्यों बुलिश है उन्होंने मेंशन कर दिया। हर्षदा, बाकी के स्टॉक से न्यूज़। दूसरी खबरों में आशीष, आज इंडियन ऑयल रेडार पर रहने वाला है। इंडियन ऑयल के लिए दरअसल अपडेट ये है, इन्होंने हाल ही में एक जो टेंडर लॉन्च किया था ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए, जो पानीपत रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में बनना था, उस टेंडर को इन्होंने खारिज कर दिया। खारिज इसीलिए किया है क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत ही फीका रिस्पॉन्स इनको मिला, और इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए अब देखते हैं इसको रिवाइज करके फिर से लेकर आते हैं या नहीं, लेकिन ये प्लान फिलहाल के लिए थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया है। MCX रेडार पर रहेगा। इन्होंने दरअसल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU या फिर जिसे आप कहें करार, इंडोनेशिया के सबसे बड़ी कमोडिटी एक्सचेंज जकार्ता फ्यूचर्स एक्सचेंज के साथ किया है। प्रीमाइस यही है कि दोनों मिलकर इस पूरी कमोडिटी स्पेस में कोलैबोरेट करेंगे, कुछ और मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेकर आते हुए दिखाई देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ जॉइंट प्रोडक्ट्स आते हैं या नहीं दोनों एक्सचेंजेस के बीच। अब आते हैं ऑर्डर विंस पर। पावर मेक प्रोजेक्ट्स, इनके हाथ दरअसल 396 करोड़ का एक ऑर्डर, रेलवे का ऑर्डर लगा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से इनके हाथ ये ऑर्डर लगा है। हिंद रेक्टिफायर से भी इंडियन रेलवेज के जरिए करीब 200 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने बैग किया है, तो वो भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे। विप्रो और नोकिया ने मिलकर लॉन्च किए 5G प्राइवेट वायरलेस सॉल्यूशंस, बेसिकली एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और मजबूत करता हुआ दिखाई देगा ये इनका पर्टिकुलर वेंचर। प्रिकॉल रेडार पर रखेंगे। प्रिकॉल की तरफ से एक अपडेट ये आया है कि इस कंपनी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस गुरुग्राम से नोटिस मिला है, और ये टैक्स डिमांड लगभग 380 करोड़ तक का आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें पेनल्टी भी जुड़ी होगी।
अलग से पेनल्टी और इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो वो एक स्टॉक जिस पर थोड़ा सा ओवरहैंग रह सकता है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, जिस पर पहले भी आप लोग बात कर रहे थे, HDFC म्यूचुअल फंड ने दरअसल ओपन मार्केट से 1.3 करोड़ शेयर खरीदे हैं। इनका स्टेक 2.14% बढ़ा है, जो पहले स्टेक करीब 5% का था, बढ़कर 7.11% पर रहा है। तो ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे। BGR एनर्जी, आपने नोटिस किया होगा स्टॉक में थोड़ा सा ओवरहैंग रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। दरअसल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में कंपनी की प्रमोटर ने ओपन मार्केट में 7.74% हिस्सा अपना ऑफलोड किया है, तो वो भी एक स्टॉक आज फोकस में रहेगा। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट देखना होगा आज वोडाफोन आइडिया अपनी बोर्ड मीट में क्या फैसला लेता है। आज उसकी फंड रेजिंग पे बोर्ड मीट है। इंडस टावर भी झूमता हुआ नजर आया था इस बोर्ड मीट से पहले, इस उम्मीद में कि उसका बकाया वापस आ जाएगा अगर वोडाफोन आइडिया की जेब भरी होती है तो। दोनों स्टॉक्स कैसे प्लेस्ड है चार्ट्स पे? रचना जी, खासतौर पे वोडाफोन आइडिया कैसे लग रहा है चार्ट्स पे? जी, वोडाफोन आइडिया की जहां तक चार्ट्स पे प्लेसमेंट की बात है, ये काउंटर ट्रेंड तो उसका अपसाइड पे है और काफी टाइम से काफी क्लैरिटी के साथ ऊपर जा रहा है और बहुत ही लंबे टाइम की बेस के फॉर्मेशन के बाद निकला हुआ है ये। मतलब कोशिश चल रही है निकलने की, और अगर ये कोशिश कामयाब हो जाती है, से फॉर एग्जांपल ये काउंटर अगर 13 के ऊपर 13 के ऊपर अपने आप को थोड़े टाइम के लिए सस्टेन कर लेगा, तो इसमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली बन सकती है। और 13 के एसएल के साथ अगर उस रैली को प्ले करा जाए तो उसमें 20 प्लस के टारगेट्स हैं। बोलने में अभी ज्यादा लगता है, लेकिन 40 तक के टारगेट्स भी आना पॉसिबल है एज पर द चार्ट्स। 13 के ऊपर उसका सस्टेन करना बहुत जरूरी है, बहुत लंबे बेस से निकल रहा है एंड प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं अच्छे इसमें। आउट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो वॉच आउट करना है भाई आज का आउटकम, और ये दोनों स्टॉक्स की ट्रेजेक्टरी उसके बाद डिफाइन होगी क्या निकल कर आता है। एक काम करा जाए, मैं बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में उस पर लौट के आता हूं, लेकिन क्योंकि चर्चा की शुरुआत, इस शो की शुरुआत हमने करी थी अंबानी सर के वो इंटरेक्शन के साथ, इंटरव्यू के साथ, और उसमें मेंशन था वो बिजनेस रिलेटेड भी चर्चा निकल कर आई थी, ना सिर्फ वो वहां की फैसिलिटी के अलावा भी एनर्जी वर्टिकल पे खास तौर पे। तो एक काम करता हूं, उससे रिलेटेड जो पीस है उस इंटरेक्शन का, एक बार वो सुनिए पहले। आप न्यू एनर्जी को लीड कर रहे हैं, उस वर्टिकल को, क्या उसकी भी झलक हम आगे आते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा काम जोरों में चल रहा है। हमारे पास हम 4000 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं। जब तैयार होगा पहले मैं आपको लेकर आके पूरा घुमाऊंगा। नहीं, क्योंकि आपके पिताजी का बहुत विजन रहा है, हर एजीएम में उन्होंने इसके ऊपर काफी खास फोकस किया, तो आपके ऊपर काफी जैसे आप कार्बन रिस्पांसिबिलिटी क्रेडिट कह रहे थे, हम ये पूरा रिफाइनरी को नेट कार्बन जीरो पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और पिताजी का वो ख्वाब है और जल्द से जल्द हो जाए। तो ग्रीन एनर्जी में मतलब जैसा आपने कहा कि जब रेडी होगा तो आप मुझे बुलाएंगे, और मैं बहुत लकी होऊंगा कि जैसा आपने बोला मैं आके फर्स्ट यहाँ पे कवरेज करूंगा, लेकिन अगर कुछ उसके बारे में बता सकें कि क्या प्लान है वहाँ उसको लेकर। जब आप आओगे तब हम आपको लेके जाएंगे बिजनेस प्लान में। बिल्कुल, तो आप मुझे फिर कब बुला रहे हैं जब ये नया प्रोजेक्ट जो आपका? आपको मैं दिसंबर 20 को बुलाऊंगा। ये बढ़िया है, जैसे ही कमीशन होगा आप समझ लीजिए आवाज एक्सक्लूसिव की तैयारी। बिल्कुल, पहली झलक यहीं दिखने वाली। एक आवाज एक्सक्लूसिव हो चुका है और एक की तैयारी हो चुकी है। पहले से हो चुकी है। रिलायंस के स्टॉक पे कई बार चर्चा हो चुकी, तो उस पर नहीं जा रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा क्योंकि खबर मेंशन थी उससे रिलेटेड हो गई, तो कंपनी का इस जो सीएनबीसी आवाज प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, चैनल आप देख रहे हैं, इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास और उससे रिलेटेड अपडेट्स थे, इसीलिए स्पेसिफिकली वो मेंशन। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो मुझे मुनाफे की तैयारी में समझने की जरूरत है। फेडरल बैंक प्लीज लेकर आइएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। नोमुरा बाय कॉल के साथ लौटा है, 190 के टारगेट्स है फेडरल बैंक पे। वो कह रहे हैं सीईओ के सक्सेशन प्लान की फाइनल लिस्ट मार्च एंड तक आ जानी चाहिए, और वो अटकलें हैं लार्जली कि जो नाम कोटक के जॉइंट एमडी बना दिए गए हैं वो इस रेस में यहां पे भी थे, वो सिर्फ अटकलें हैं, नॉट नेसेसरली लार्जली स्पेकुलेटिव हो गया मनियन साहब का नाम, पर वो कह रहे हैं बहुत बेहतर प्लेस है टाइट लिक्विडिटी की सिचुएशन में फेडरल बैंक इस समय अपने पीयर से कहीं बेहतर नजर आता है। 190 के लक्ष्य इंटरेस्टिंग है। इस पे बैती साहब फेडरल बैंक का चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास। इसके अलावा सेलो पे प्लीज, सेलो वर्ल्ड दिखाइएगा। मोतीलाल ओसवाल की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, 1100 के लक्ष्य है। उनका कहना है ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रांग है, मार्केट पेनिट्रेशन तगड़ा है, जो आगे भी इसकी सस्टेनेबल ग्रोथ
को फ्यूल करता हुआ नजर आएगा। और इन्होंने अपने कैलकुलेशंस एस्टिमेट्स वगैरह बढ़ा दिए और इसीलिए 1100 का नया लक्ष्य निकलकर सामने आया। जेके सीमेंट, मोतीलाल ओसवाल की 5050 की टारगेट्स के साथ रिपोर्ट एक और आई है। इनका कहना है सुपीरियर एग्जीक्यूशन है और ग्रोथ प्लान्स के चलते मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो यहां से बढ़िया 700-800 रुपए का अपसाइड इनको यहां पे नजर आता है। इंडस टावर, हालांकि आज वेट एंड वॉच वाला दिन, पर उससे पहले सिटी की रिपोर्ट, बाय का लक्ष्य 265 वाला टारगेट बढ़ाकर 320 कर दिया है। वो कह रहे हैं बाजार बहुत कुछ फैक्टर इन नहीं कर रहा है, बेटर टेनेंसी रेशियोज हैं, ये कंपनी एक प्रीमियम वैसे ही डिजर्व करना चाहती है। और जहां तक वोडाफोन आइडिया के पैसे की बात है, ये मान रहे हैं लार्जली आने वाले समय में, अगले 2 सालों में आधा बकाया तो एटलीस्ट वसूल लिया जाएगा। इन सब होप्स के चलते 320 का लक्ष्य है। फेडरल बैंक, सतपुते साहब बहती साहब से बोला था, बहती साहब चार्ट्स पे फेडरल बैंक। आशीष जी, 14 फरवरी के बाद जो रैली चालू हुई थी न्यूज के बेसिस पे, वो पूरी फिजल आउट होते हुए देखने मिली और स्टॉक वापस उस रैली के स्टार्ट के जोन पे ही आ गया है और एग्जैक्ट 20 डे वहां पे सपोर्ट ले रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखे, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर हो जाएगा। खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 149.50 का कैसे मेंटेन करे। अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो इसमें 154 तक का जोन देखने मिल सकता है। इस नोट पर एक काम करें, मुनाफे की तैयारी अब समेटने का वक्त, दस्तक देते हैं पहला सौदा में।